देखो, पहले तो एक बात समझ लोगे। जो मैं बार बार एवरेज की बात कर रहा हूँ, है ना, अभी हम सेकंड पार्ट जो पढ़ेंगे स्टेट का, वो मेनली उसी के ऊपर फोकस्ड होगा। सब कुछ उसी को पढ़ेंगे मेनली, स्टेट में और कुछ नहीं है। और ये पूरा का पूरा स्टेट जो है हमारे यहाँ, या रिसर्च भी कह लो आप, ये एवरेज के ही चारों तरफ घूमता है ना। अगर एवरेज नहीं होगा तो कुछ नहीं है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि पैरासीटामोल लेने से फीवर उतर जाता है ना, या कहीं ना कहीं पेन किलर का काम भी करता है पैरासीटामोल, तो ऐसी बात सिर्फ एक व्यक्ति के लिए सही नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए सही होनी चाहिए। सभी का कि एवरेज में इतना टेम्परेचर बढ़ा होगा तो कम कर देगी। अगर ऐसा नहीं करे वो, मान लो रैंडमली कि 10 लोगों का कर दे 100 में से, तो वो फिर नहीं मानी जाएगी मेन लाइन मेडिसिन फीवर के लिए। ठीक है, फिर वो हट जाएगी, फिर कोई और ड्रग होगी कि भाई वो देनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं चलो। तो यहाँ भी जो बात होगी ना, ये नॉर्मल कर्व की बात चल रही है। नॉर्मल कर्व की बात क्या चल रही है, हल्का सा समझ लोगे। मैं आपको एक इमेज बना के दिखा रहा हूँ, पहले वो देखो फिर आप समझोगे बात को। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, हमारी बेस लाइन। और हमारे जो ज्यादातर रिजल्ट्स हैं वो यहाँ लाई करते हैं कहीं, कि मतलब मैक्सिमम हमें डेंसिटी जो मिलती है वो मिड लाइन में मिलती है, यहाँ पे आके इस हाइट पे। ठीक, इस लाइन के आसपास जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, मतलब वो एवरेज को फॉलो कर रहे हैं। कोई चीज इससे जितना दूर है, मतलब वो एवरेज से उतना ही ज्यादा उसका डेविएशन है, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसमें भी देखते हैं। ठीक है, तो जो कर्व बनता है ना, कि अगर आप जो ऑब्जर्वेशन है उनको लेके आप एक कर्व बनाना चाहो यहाँ पे, तो शेप कुछ ऐसी आएगी। ये शेप आती है। ठीक, इस शेप का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा इसे मिडिल में समझ लेना। ठीक है, थोड़ा मिडिल से हट गया मेरा। चलो मैं सही कर देता हूँ इसको। अभी ठीक है। तो शेप ये आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे ज्यादातर ऑब्जर्वेशन जो है मैक्सिमम, देखोगे आप यहाँ तक आ गए। यहाँ तक जो चार्ट का मेन हिस्सा है इसका कर्व का, बहुत मामूली सा हिस्सा जो है ये रह गया, ये वाला, ऐसे दोनों तरफ यहाँ भी रह गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है, अगर चार्ट ऐसा आ रहा है तो मतलब क्या है वो, कि यह नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये नॉर्मल कर्व है, कि हम कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू ज्यादातर इस रेंज में आ जाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे होंगे। जैसे मार्केट में सामान बिकते हैं, कि मान लेते हैं कि आप कोई अगर सामान खरीद के लाए, मान लो एक अपना ब्रश खरीद के लाए आप दांत साफ करने का। आपने एक आइडिया लगाया कि भाई 50 रुपए के आसपास का एवरेज है, मार्केट में इतने रुपए का मिल जाता है। अब नए नए ब्रांड आ रहे हैं आजकल। किसी ने बोला हमारा इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। चलो ठीक है, तुम्हारा थोड़ा महंगा होगा, 600-700 का होगा। लेकिन कोई कहने लगे मेरा तो 1 लाख का ब्रश है, तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम चीज हो गई। तो वो 1 लाख का जो ब्रश है ना, वो यहाँ चला जाएगा, इस जो शेड में एरिया बनाया मैंने, कि वो एक्सट्रीम पे चले गए, मिड लाइन से बहुत दूर। तो मेरी बात समझ में आई इतना जो मैंने कहा, कि नॉर्मल कर्व का मतलब है कि चीजें ज्यादातर इस लाइन के आसपास होनी चाहिए, इस एरिया में होनी चाहिए। अब इसके लिए ना, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो करते हैं, कि हमारे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस कितना दूरी पे होने चाहिए, कि उससे दूर हुए तो अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो हम लोग मानते हैं ±2 SD। ठीक है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हमारे ज्यादातर ऑब्जर्वेशन फॉलो कर जाते हैं, आ जाते हैं ±2 SD। क्या है ये चीज, आगे चल के भी देखोगे। फिलहाल जो मैंने कहा, इसको समझ लो, कि हमारा नॉर्मल कर्व कैसा दिखाई देता है, कि मिड लाइन पे मैक्सिमम आपका जो है पोर्शन, मैक्सिमम चीजें जो है ऑब्जर्वेशन जो है लाई करेंगे। और जो इसकी टेल है, उनमें बहुत कम ऑब्जर्वेशन होंगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व डिस्कवर्ड बाय अब्राहम डी मोयरे। ठीक, इनका नाम याद रखना आप। एक और नाम लिखा है गोस का, तो गोस का चाहो तो मत करो, अब्राहम का याद रखो, अब्राहम डी मोरे। तो बेल शेप्ड स्मूथ कर्व होता है, देख लिया आपने, बेल जैसी बन रही है, तो बेल शेप्ड स्मूथ कर्व हैज 2 टेल्स एंड सिमेट्रिकल। तो सिमेट्री दिखाई दे रही है, एक जैसी दोनों साइडें हैं बिल्कुल। डजंट टच द बेस लाइन। ठीक है, तो मतलब ये है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सब एक डायरेक्शन में काम करें, एक ही तरह से काम करें। कुछ दुनिया में होते ही हैं 2-4 आदमी जो अपना अलग लेके आएंगे, उसे कहते हैं कि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है ये, इसलिए महंगा है ना। आयुर्वेद की चीजें बहुत महंगी मिलती हैं, वो लोग और महंगा कर देते हैं, कह के कि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है ना। तो बहुत महंगी मिलती है, तो मिलती है, तो उसमें नहीं जाना है। मीन मीडियन मोड, ये तीनों ही एवरेज को बताने वाली चीजें हैं। तो कह रहे हैं ये जो बेल कर्व बनेगा ना, ये जो बेल शेप्ड कर्व बन रहा है,
तो इसमें मीन मीडियन मोड ये कोइंसाइड एंड दे आर जीरो। मतलब ये जो वैल्यू है, अगर इस चार्ट को आप देखो, जैसे यहाँ जीरो ही होगा ना, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएंगी और इस तरफ निगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी। बात समझ रहे हो? कि ये बीच में मान लो कि हम बात करें आलू के रेट की, कि ऊपर 20 रुपए है, मतलब एक 20 रुपए किलो आलू कौन दे रहा है, जो एवरेज वैल्यू है। तो कुछ लोग ज्यादा रेट में भी बेच रहे होंगे इधर वाले, और जो निगेटिव साइड है वो कुछ कम रेट में भी बेच रहे होंगे। किसी के आलू खराब हो गए, किसी के 2 दिन के रखे हैं, 4 दिन के रखे हैं, सस्ते दे दिए, तो वो निगेटिव साइड में चले गए। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहे हैं 1 पे सीधे ज्यादा सेटल हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर हमने कहा कि +-1 SD, हमने कहा +-2 SD, हमने कहा +-3 SD, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कहते हो +-1 SD, तो हमारे कम से कम 68% ऑब्जर्वेशन उस रेंज में आने चाहिए। यानी कि अगर हमने कहा कि हमारा डेटा ये निकल के आया है और +-1 SD में ना 68% लोग कवर हो जाएंगे, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, जितना हमने कहा उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो गया, +-1 SD, तो उसमें लगभग 68% पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये हो गया कि 68% लोग जो है ना, कम से कम, कि वो इस रेट में आलू बेच रहे हैं, 20 रुपए के आसपास बिल्कुल। ठीक है। +-2 SD अगर मैंने कह दिया कि अगर थोड़ी सी मुझे छूट और मिल जाए, मान लो कि ज्यादातर लोग 20 रुपए किलो आलू का रेट चल रहा है, तो मान लो 22-23 रुपए किलो तक सिमट जा रहे हैं कि हाँ भाई ज्यादातर लोग इस रेंज में दे रहे हैं। आपने मुझसे कहा थोड़ी सी चलो फ्रीडम और ले लो, 25 रुपए तक ले जाओ। ठीक है। तो उसमें फिर कह रहे हैं कि +-2 SD जैसे ही होगा ना, तो लगभग 95% लोग कवर हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही हमने कहा +-3 SD की थोड़ी सी छूट और ले लो, चलो वहां तक के लोग भी ले लो अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर, तो इसका मतलब लगभग 99% लोग कवर हो जाएंगे। 100% तो होंगे नहीं, मैंने कहा उनकी तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो नहीं बेचते। ठीक है ना? किसी को ये बात समझ में ना आई हो? आ गई। अगर नहीं समझ में आई बेटा, तो क्या याद रखना है, फिर मैं बता रहा हूँ। तो हम ये पढ़ रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो बात कही है, हमारी बात को ज्यादातर पॉपुलेशन में अगर लगा दिया जाए, जैसे हम रिसर्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों पे ही रिसर्च करते हैं। आप पूरी दुनिया को एक साथ कोई दवा नहीं खिला देते हो रिसर्च करने के लिए। तो आप क्या करते हो, आपने कुछ लोग चुने, 30, 50, 100, कुछ भी चुने, उनको वो मेडिसिन दी, आपने एक रिजल्ट निकाला। तो वो जो रिजल्ट आता है उसे हम मान लेते हैं मीन, कि एवरेज हो गया वो। ठीक है। अब अगर उस रिजल्ट को हम दुनिया भर में लगाएं, मान लो वही दवा मैं अमेरिका के आदमी को दे दूं खाने के लिए, तो कह रहे हैं उस पर भी काम करेगी उसी तरीके से, थोड़ा बहुत डेविएशन आ सकता है। ठीक है ना? तो वही डेविएशन में जितनी छूट मिलती चली जाएगी हमें, कि +-1 SD, तो 68% पॉपुलेशन कवर हो गई। +-2 SD कर दिया तो 95% पॉपुलेशन कवर हो गई। +-3 SD कर दिया तो लगभग 99% पॉपुलेशन कवर हो गई। ठीक है ना? तो यही हमें छूट जितनी देते गए, थोड़ा कि रिजल्ट में आपको फ्रीडम है, चलो रिजल्ट मिल तो रहे कम से कम, तो उतना ही आपके जो पॉपुलेशन है वो कवर होती चली जाएगी, कि आपके रिजल्ट ही हो जाएंगे। अच्छा, +-3 SD पे जाके मेरी मेडिसिन दुनिया के 99% लोगों पे सक्सेसफुल है। क्लियर? तो ये आपको वैल्यूज का मतलब याद रखना है। +-1 SD तो 68% कम से कम, +-2 SD कम से कम 95% पॉपुलेशन, +-3 SD कम से कम 99% पॉपुलेशन, इतना आपको याद करना है। क्लियर है? अब मैं आपसे क्यों कह रहा था कि +-2 SD पे हम रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं, उसका लॉजिक मैं आगे बताऊंगा। 95 और +-2 SD, इसको आप याद रखना, क्या मतलब है वो आगे बात करेंगे अभी हम, जब टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, तो बाकी तो आप छोड़ो, काम वाली बात ही करेंगे। तो यहाँ एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे सवाल आ चुका है कि पॉइजन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है किसी डेटा का। तो ये देखोगे जीरो प्रोबेबिलिटी। तो जैसे उदाहरण दिया कि डेथ बाय ड्रिंकिंग वाटर, तो आप ऐसा कभी सुनते नहीं होगे इन जनरल कि भाई उसको जैसे ही पानी दिया तो उसकी डेथ हो गई, मतलब पानी पीने की वजह से डेथ हो, ऐसा मिल जाएगा? जब महिलाएं सुनाती है ना कहानी, तो वो ऐसे जरूर सुना देंगी कि बेचारे बाहर से आए थे, बढ़िया खाना खाया, अच्छे से सोए, फिर पानी मांगा है, पानी पिया, हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई। ठीक है। तो ऐसा लग सकता है सुन के कि पानी पिया इसलिए डेथ हो गई, तो पानी पीने से नहीं हुई, वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, है ना? लेकिन रियल में कितनी संभावना है कि पानी से किसी की डेथ हो गई? तो जीरो। ये वो गलत बात है, तो इसको बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप याद रखोगे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा स्टेटमेंट जो हो ही नहीं सकता, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो डेथ बाय ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? आगे देखिए।
कुछ टेस्ट लिखे हैं, उनका इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। अगेन, इनको हम देखेंगे ही नहीं, जो हाईलाइटेड है उसको देखो आप बस। कह रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा के लिए काई स्क्वायर टेस्ट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होता है, जनरल जो हम लोग यूज करते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए काई स्क्वायर और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए टी टेस्ट। ये दोनों डेटा क्या होते हैं, शायद बात हो चुकी है, नहीं हुई तो समझ लो एक बार फिर। बेटा क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसको आप जोड़ना घटाना ये नहीं कर सकते, ठीक है, और जिसके कोई यूनिट नहीं होती है। तो पहले ही बताया है कि जैसे कह दिया कि ये गोरा है, कितना गोरा है तो नहीं पता, ठीक है। ये बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है नहीं बात कर रहे, बस कह दिया बुद्धिमान है ना, सबके सब बुद्धिमान हो सकते हैं क्लास के अंदर। तो इसका कोई यूनिट नहीं है। सेम क्वांटिटेटिव डेटा, तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे आपने कह दिया कि अ, ये 30 किलोग्राम है, ये 6.5 फीट का है, ठीक। तो क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो टी टेस्ट, क्वालिटेटिव डेटा होगा तो काई स्क्वायर टेस्ट, इसको बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ये जो टेस्ट लगाते हैं ना हम चीजों को चेक करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 30 लोगों के ऊपर स्टडी कर ली, अब आपने पूरी दुनिया के ऊपर लगा दिया वो टेस्ट अपना, कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो टेस्ट कैसे लगाते हैं, उनको चेक करने के कौन से मेथड है, तो वो नाम लिखे हुए हैं। कुछ होते हैं बेटा पैरामेट्रिक टेस्ट, कुछ होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं ना वो ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। पैरामेट्रिक, क्योंकि नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ पैरामीटर्स है वहां जो फॉलो किए जाएंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे, तभी नाम है उसका पैरामेट्रिक टेस्ट। सब कुछ पता होगा कि अच्छा ये कौन है, कि ये निरंक है, ये क्या करता है, कि इतना पढ़ा हुआ है, ये इतनी हाइट है, इतना वेट है, सब कुछ पता होगा। और नॉन पैरामेट्रिक में जरूरी नहीं है, वहाँ कई बार ऑब्जर्वेशन होता है कि लोग आए जाए, बस आप गिन रहे हो, आपको काम दे दिया, आज जितने लोग निकलेंगे तुमको देखना कितने नीले रंग की शर्ट पहन के निकले। और कुछ डेटा नहीं चाहिए आपको, बस नीली शर्ट चाहिए। समझ गए? तो ये होते हैं नॉन पैरामेट्रिक डेटा, तो ये कम अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली। यहाँ ज्यादातर लार्ज डेटा होता है, तो उसको आप पैरामीटर में बांध ही नहीं सकते, बांधने जाओगे तो स्टडी नहीं हो पाएगी कभी। तो कोई से एक याद कर लो। कभी पूछ लेता है कि बताओ ये नॉन पैरामेट्रिक है पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो हम ये वाले याद रख लेते हैं, नॉन पैरामेट्रिक वाले, मतलब मुझे तो यही याद है कि मैन विल टेस्ट, लिख लो सर मैन विल टेस्ट। हाँ बोलो बेटा शिवांगी। सर, ये पैरामेट्रिक टेस्ट इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, बदल सकती है। पैरामीटर्स, पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है। बेटा देखो, ऐसा नहीं टाइम टाइम बदलती है, आजकल क्या रिसर्च होती है उसको बोलते हैं एडेप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च। तो उसमें तो आप चेंज कर सकते हो, उसका नाम ही है एडेप्टिव, आप एडेप्टेशन करते हो टाइम के साथ, ठीक है। लेकिन पैरामीटर नाम ही इसीलिए दिया है कि स्ट्रिक्ट रहना है अपनी चीजों के ऊपर, बदलना नहीं है। पैरामीटर्स को नहीं बदलते, इसीलिए वो स्ट्रिक्ट टेस्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आजकल ज्यादातर रिसर्च में क्या कर दिया, ये एक शब्द जोड़ देते हैं इसके साथ, एडेप्टिव पैरामीट्रिक टेस्ट लगा देंगे जैसे, तो उसमें क्या फ्रीडम मिल गई, कि हमको लगता है समय के साथ कुछ चेंज करना है तो चेंज कर लो। क्लियर? तो बाकी यहाँ चेंज नहीं होते, ये वही है जो डेटा लिया जाएगा एक बार इस तरीके से वैसे ही लेके चलना है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के कुछ नाम है यहाँ पे देख पा रहे हो। मैन विटनी टेस्ट, विल्कोक्सन पेयर टेस्ट, टेस्ट साइन टेस्ट मतलब केंडाल टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट और स्पेयरमैन्स रैंक टेस्ट। और पैरामेट्रिक के देख रहे हो टी टेस्ट या एनोवा टेस्ट, फिर पियर्सन टेस्ट, कोरिलेशन टेस्ट और कोएफिशिएंट। ये पूछे भी नहीं जाते। सिंपल तरीका तो ये है वैसे कि जितने भी टेस्ट हैं नॉन पैरामेट्रिक हैं, सिर्फ टी टेस्ट एनोवा टेस्ट हैं जो पैरामेट्रिक हैं, इतना कर लो ज्यादा आसान है, ये तो कोई बात ही नहीं करता इनकी तो। कोरिलेशन का हम अलग पढ़ेंगे टॉपिक पूरा। क्लियर? बाकी ट्रिक बनाना चाहो मैं इस तरह याद रखता था कि मैन विल टेस्ट, कि व्यक्ति टेस्ट करेगा, कि कैन कैन स्पेयरमैन, ऐसा कर लो कैच फिश, मतलब कि क्या स्पेयरमैन जो है फिश कैच कर सकता है, ये टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, मैन विल टेस्ट कैन यानी कैन डाल टेस्ट, कैन स्पेयरमैन कैच फिश, कैच मतलब काई के लिए है, फिश यानी फिशरमैन एग्जैक्ट टेस्ट। आपका मन है, मैं नहीं कह रहा ट्रिक याद करो, सिंपल भी कर सकते हो कि पैरामेट्रिक में टी टेस्ट है और रनओवर टेस्ट, बाकी सारे नॉन पैरामेट्रिक है। क्लियर? यहाँ कुछ नहीं याद करना आपको, आगे आ जाओ। नेक्स्ट लिखा है बेटा जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो कह रहे हैं इफ रिजल्ट्स फॉल विद इन प्लस माइनस 1.96 एसई। ये 1.96 है ना, तो ये लगभग वही अपना प्लस माइनस 2 एसडी जो है, ये वही है लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है वो हल्का सा समझ लो, क्योंकि कहानी आगे फिर आएगी समझ में नहीं आएगी। देखो हम जो कंपेयर करते हैं, जो रिजल्ट हम देते हैं वो देते हैं 100 के रेफरेंस में, जनरली हम बात करते हैं।
100 के रेफरेंस में, कि 100 लोगों पे लगाया अपना रिजल्ट तो क्या होगा। ठीक है। तो 100 में से अगर 95 लोग, या 95 लोगों में, या 95% पॉपुलेशन के अंदर रिजल्ट वो ही मिले जो हमने एक्सपेक्ट किया है, ठीक है, तो ये होता है कि सिर्फ 100 में से 5 लोग अलग निकले, तो यही डेटा बैठता है +-2 SD। ध्यान आ रहा है पीछे, अब याद करो, +-1 SD 68%, +-2 SD, बोलो। 95%। 95। 95%। +-3 SD 99%। 99%। 99। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो 100 में से 95 लोगों में अगर हमारे रिजल्ट सही निकलते हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारी स्टडी अच्छी है। ठीक है, कि वो रिजल्ट जो हमने निकाले थे इन 30-40 लोगों में स्टडी करके, कि दुनिया भर में लगाए गए जब, तो भी ये देखा गया कि लगभग 100 में से 95 लोगों में रिजल्ट वो ही निकलते हैं जो हमने कहे। तो हम अपनी जो हाइपोथेसिस है ना, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हमारी चीज जो है सही निकली, रिजल्ट हमारे अच्छे निकले। बात क्लियर है इतने सबको। ये स्टैंडर्ड है दुनिया भर में। ऐसा नहीं है कि यही एक स्टैंडर्ड है 95 का। कई बार ऐसी स्टडीज होती हैं, अब मैं उदाहरण देता हूँ एक और, वो समझ लो, आपके समझने के लिए है सिर्फ, कि मान लो कि आज की डेट में, कि दुनिया में अगर लीवर कैंसर किसी को हो जाए, तो हम बचा नहीं पा रहे, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे पा रहे हैं थोड़ा बहुत, चलो लाइफ को बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे। अब ऐसी जगह पे मान लो कोई रिसर्च करने जाता है, आपने कोई ड्रग लेके आया आप बना के, कि भाई हमने ये इंद्रोक्त रसायन दिया पेशेंट्स को, और ये रिजल्ट मिले। अब ऐसी कंडीशन में मानो आप कि 100 में से 50 लोग जो हैं वो बच गए, तो आप क्या कहोगे, वो ड्रग अच्छी है या खराब है? अब अच्छी कहोगे ना। जहां कोई भी नहीं यस। बच रहा था, जहां कोई भी नहीं बच रहा था, अभी आप 50 लोगों को बचा ले रहे हो, तो ये तो अच्छी बात हो गई। तो ऐसे जो रिजल्ट होते हैं ना, ऐसी स्टडीज जो होती हैं, जो मैंने अभी शिवांगी बात की कि एडेप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च होती है कुछ, तो उनमें क्या करते हैं, इस डेटा को ना सिग्निफिकेंसी जो चेंज भी कर लेते हैं हम कई बार। तो हम इसको भी मान लेंगे कि भाई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, कि जहां एक को भी नहीं बचा रहे, आज 50 लोग बचा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स जो बात मैंने कह दी वो पत्थर की लकीर है, कि 95, तो बदलता भी है, लेकिन आपको क्या याद करके चलना है, आपको ये 95 ही याद करके चलना है। आपके सारे क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे। जो बताया, किसी को इसमें डाउट है कुछ? नहीं। ठीक है। तो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो गया, +-1.96 ऐसी, या फिर अपना वो +-2 SD, दोनों तरीके से याद रखोगे। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे होगे, कि अगर पॉजिटिव साइड में बदल रहे हैं तो प्लस, अगर नेगेटिव साइड में बदल रहे हैं तो माइनस, इसीलिए प्लस माइनस एक साथ साइन यूज किए हैं। ठीक है, आगे देखोगे। पैरामेट्रिक टेस्ट यही हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इनमें भी टी टेस्ट होता है, बहुत बहुत जरूरी है। इसका एक एक पॉइंट जो मैं कहूंगा रटा होना चाहिए आपको। तो देखो, टी टेस्ट जो होता है ना, पहली बात तो ये है, इसमें सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। जिन लोगों पे रिसर्च करते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। कितनी होती है? तो 30 और <30 ऐसा करके याद करते हैं, कि अप टू 30 कह दो आप। ठीक। तो छोटी पॉपुलेशन होगी काफी। तो मैंने जो अपनी स्टडी की थी वो यही टेस्ट लगाया था मैंने, क्योंकि मेरे 30 ही लोग थे। क्षेत्र के ऊपर स्टडी थी, बताया आपको मैंने। तो ये जो टर्म है, ये कह रहे हैं WS कॉसेट ने 1908 में दिया। कोई खास बात नहीं, छोड़ो आप इसको। अब ये दो तरह का होता है टी टेस्ट जो होता है। एक होता है पेयर टी टेस्ट, एक होता है अनपेयर टी टेस्ट। पेयर्ड और अनपेयर्ड। देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा, पेयर्ड मतलब कोई चीज बदली नहीं है, जैसा था वैसा ही, उसी का पेयर। ऐसा नहीं आजकल की बादशाह की तरह एक शू जो है अलग कलर का, एक अलग कलर का, ये क्या है कि ट्रेंड है। तो ट्रेंड नहीं सेट करना, अपना पेयर है, वही चीज जो है दोनों तरफ वही है। एक है अनपेयर टी टेस्ट। इसमें दो ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनका कोई आपस में वो नहीं है कि एक जैसे हो, अलग अलग होता है। तो पेयर टेस्ट में खासियत क्या है, कि जैसे आज मान लो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, मेरा ब्लड प्रेशर 140 है ऐसा मान लेते हैं। तो आज मेरी रीडिंग्स लिया आपने, मेरा ब्लड प्रेशर लिया, मेरा बॉडी वेट लिया, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा अपनी मेडिसिन खिलाने के बाद आपने मेरा वेट लिया, मेरा बीपी चेक किया, आपको रिजल्ट अच्छे मिले, खराब मिले, जो भी मिला, मेरे वेट पे क्या अंतर आया, और चीजें कैसी थी, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा रहा, तो वो सब आपने चेक कर लिया। यानी सेम व्यक्ति है, उसमें पहले कैसा था वो, और बाद में कैसा था। फेयर एंड लवली का कभी ऐड देखा होगा, अब तो बंद कर दिया उन्होंने, नाम भी चेंज कर दिया। तो पहले एक लड़की की इमेज बनाया करते थे, फिर उसमें वीक्स दिखाया करते थे, 1 2 3 4 5 6 7, कि 7 वीक्स बाद देखो ये ऐसा, है ना, तो बदल दिया करते थे। तो वो क्या होता है, वो होता है बेटा पेयर टी टेस्ट, कि सैंपल नहीं बदला हमारा, जो था उसी के बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट बता रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो ये है पेयर्ड, कि कुछ बदला नहीं है। दूसरा है अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड में क्या होता है,
कि दो ग्रुप हैं अलग अलग। मान लो कि दोनों का बीपी बढ़ा हुआ है, तो एक में आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हो, एक ग्रुप के अंदर मान लो आप तृण पंचमूल को दे रहे हो या अर्जुना रिस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, और दूसरे ग्रुप में आप मान लो कोई मॉडर्न मेडिसिन दे रहे हो, मान लेते हैं। तो उन दोनों ग्रुप के अपना निकाले रिजल्ट क्या निकले बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद उनका आपस में कंपेयर करते हैं। तो मेन जो ये स्टडी है इसलिए है कि उन दोनों ग्रुप्स का कंपैरिजन करना है कि आयुर्वेद वाली ड्रग वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा रहे, जो ये वाले ग्रुप थे, या दूसरा ग्रुप जिसको मॉडर्न ड्रग दी हमने, वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो जहां दो डिफरेंट ग्रुप हो, तो वहां कौन सा लगता है, अनपेयर्ड टी टेस्ट। जहां एक ही व्यक्ति के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर देखना है, जैसे मेरा शूद्र का था, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था ना कि अलग अलग लेता, तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि मार्केट में कोई है ही नहीं स्टैंडर्ड ड्रग जो काम कर रही है। तो मुझे तो एक ही ग्रुप था, तीन ही थी ड्रग, बाद में देखना था क्या फर्क पड़ा उनके ऊपर। क्लियर? तो याद रखोगे, यहाँ सिंगल ग्रुप है, यहाँ दो ग्रुप है अनपेयर्ड टी टेस्ट के अंदर। एक है बेटा एनोवा टेस्ट, इसकी सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लेना आप। एनोवा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लिख लो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब जो वेरिएबिलिटी आ रही है उसका एनालिसिस कर रहे हो आप। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा नाम से जानते हैं इसको, जैसे आपको एक टर्म पढ़ाई होगी, चलो बता दो मुझे मुस्कान, इमरेड। इंटरनेट इंटरनेशनल। कौन बताएगा, चलो अब। रिसर्च प्रोटोकॉल बताया था आपको मैंने, इमरेड शॉर्ट में। चेक पॉइंट्स की लिस्ट थी 22 27, वो नहीं याद कराई थी, कहा था इमरेड याद रखना, ये जरूरी है बेटा। आई से इंट्रोडक्शन, एम से मेथड, आर से रिजल्ट, ए से एंड, डी से डिस्कशन। तो जब भी कोई अपना रिसर्च आर्टिकल या कुछ भी पब्लिश भी कराते हो, नहीं पढ़ाया एमरेड? बताया होगा, शिवांगी नहीं बताया? नो सर, ये नहीं बताया था। नहीं बताया सर। चलो मुझे ध्यान नहीं, हो सकता नहीं बात हुई, चलो कोई बात नहीं, फिर तो माफ है अगर नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया तो चलेगा, वैसे मुझे लगता है कि जहां आपको गाइडलाइंस चेकलिस्ट पढ़ाई होगी ना, पीछे चेकलिस्ट पढ़ाई है, वो बताई है मैंने आपको, आप नहीं ध्यान कर पा रहे कोई भी, वहीं बताया होगा इमरेड जरूर। चलो कोई बात नहीं, अभी याद कर लो, लिख लो, नहीं पता तो लिखो इमरेड। इमरेड गाइडलाइन क्या होती है, तो लिख लोगे जल्दी से, आई से इंट्रोडक्शन, एम से मेथड, आर रिजल्ट, ए मतलब एंड के लिए, और डी से डिस्कशन। डिस्कशन। तो इंट्रोडक्शन देते हैं अपना क्या करने वाले हैं, मेथड बताते हैं अपना, नहीं कि मैं ये हूं ये करने वाला हूं, ऐसा नहीं, अपने बारे में नहीं बताना। तो इंट्रोडक्शन क्या करने वाले हो मतलब, फिर मेथड बताना है किस तरीके से करोगे, फिर अपने रिजल्ट्स बताने हैं, और उसके बाद डिस्कशन करना उनके ऊपर कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ। क्लियर? तो सर एनालिसिस ऑफ, ए से क्या था? बेटा एंड। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलोगे। फिर आगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें भी एक ही की बात होती है, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, इसी टेस्ट की बात होती है और किसी की नहीं बात आपके लेवल पे। तो काई स्क्वायर टेस्ट, पहली बात तो यह है, पूछेगा आपसे जब सैंपल साइज बहुत बड़ा हो। मुझे लगता है मुस्कान को मिल गया, शायद पीछे पढ़ाया हुआ है मुस्कान, है ना? हाँ मैं समझ गया, चलो। सर ये स्टार्टिंग वाला ही है ना, जो इमराइड हाँ आपने पढ़ाया है, जब गाइडलाइंस पढ़ाई है तो एक टेबल जैसा है, हाँ टाइटल एब्स्ट्रैक्ट हाँ, चलो, करके। अभी सबको याद आ कॉन्सर्ट अब। स्टेटमेंट 2001 अभी करने का को भी याद चेकलिस्ट। आया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, याद आना चाहिए कि पढ़ा है। देखो चलो, तो नेक्स्ट आ गए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट, जो सवाल पूछता है पहले वो समझ लो, बस सामने लिख लो इसके, लार्ज सैंपल साइज। देखो दो ही हैं, एक स्मॉल सैंपल एक लार्ज सैंपल। स्मॉल सैंपल के लिए आपका हो गया टी टेस्ट, जब भी पूछेगा वही रखेगा ऑप्शन के अंदर, है ना, अप टू 30। और दूसरा हो गया लार्ज सैंपल है आपके पास, कि जैसे 400 500, ये तो मैं कम कह रहा हूँ, कई बार लाखों लाखों में भी होता है, तो वहां लगाते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट के ना तीन पार्ट हैं, आपको इनके नाम याद करने हैं बस। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट। इनको याद कर लेना, तीनों पे अलग अलग सवाल आ चुके हैं, आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछेगा टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट ये कौन सा टेस्ट है, तो आपको आंसर लगाना है काई स्क्वायर टेस्ट। पूछेगा किससे संबंधित है, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, तो आंसर लगाओगे काई स्क्वायर टेस्ट। ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, तो काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, याद करने के लिए अपना वही ट्रिक बना लो, गैप करके याद कर लो। ठीक है, गैप, तो गुडनेस, एसोसिएशन, प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे देखिए।
विल्कोक्सन सम टेस्ट है, मैं नहीं कह रहा याद करने में, चाहो तो ये लाइन देख सकते हो, दिस टेस्ट इज लाइन ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट। एक मैन विटनी यू टेस्ट है, मतलब उसी से ये डिराइव हुआ है, ये समझ लो आप। मैन विटनी यू टेस्ट तो विल्कोक्सन सम टेस्ट वहीं से आता है। आगे मैं नहीं बात करूंगा इनकी कुछ भी, क्योंकि आपके लेवल पे कुछ नहीं आता इनमें से फालतू में। ये सैम्पलिंग मेथड है, इसकी भी शायद मैं बात कर चुका हूँ, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग बता दिया आपको मैंने। हम्म। कोई बात हुई है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग? कौन बताएगा? मुस्कान, ये बेटा मैंने कहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की ये मैंने कहीं और भी बताया आप लोगों को, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। लिख लो, नहीं बताया तो लिख लोगे जल्दी, समझने के लिए वाली बात जो है वो समझ लो। देखो एक काम करो, एक लोग क्लस्टर सैम्पलिंग के आगे लिखो, क्लस्टर सैम्पलिंग के आगे लिखो, लिखो इन नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स, इन नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में लिखो बाय रिसर्चर, बाय रिसर्चर। मतलब क्या है, बस मैं वो समझा दे रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने दो शब्द यूज किए अभी, कि क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है कि नेचुरली अकरिंग ग्रुप, और स्ट्रेटिफाइड में आपको कहा बाय रिसर्चर। तो आपको क्या लगता है कौन सी सैम्पलिंग ज्यादा बेहतर होती होगी, स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर? स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड क्यों अच्छी होती है? क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को रिसर्च। हाँ, क्योंकि आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, खुद रिसर्चर देख रहा है मुझे क्या चाहिए। दोनों में चीज सेम ही है, होता क्या है कि क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर पहले से ही ग्रुप बने हुए हैं, आपने एक आइडिया ले लिया कि भाई चलो इस एरिया के अंदर क्या है कि ज्यादातर मान लो स्टडी है आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे, तो आपने तय कर लिया कि अच्छा ये होता नहीं, कई गाँव में बस्तियां होती हैं या शहरों में, कि भाई ये बस्ती जो है यहाँ गरीब लोग रहते हैं, ऐसे वाले लोग रहते हैं, झोपड़ी उपड़ियों में रहने वाले। अच्छा ये वाला एरिया क्या है, यहाँ हायर क्लास रहती है, बिजनेसमैन है ज्यादातर, ये सर्विस क्लास रहती है इधर ज्यादा। तो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे लोग ऐसे ही होते होगा, मेरी बात समझ रहे हो? उनमें भी ऐसा हो जाता है कि अच्छा भाई देखो ये सब गरीब लोग थे, इनमें से दो ने जो बिजनेस शुरू कर लिया और आज इन्होंने जो है इतना बड़ा मकान बना लिया है, बीएमडब्ल्यू जा रही है, उसी की जा रही है ना, रहते हैं यहाँ लेकिन इनका अपना घर दिल्ली में भी है, वहां भी है, इस तरह की बात होती है। तो यहाँ जो है गलती होने की संभावना है क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या है, आपने तय कर लिया, अच्छा भाई ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लोगों की ग्रुप बना देता हूँ, कि आपने उस एरिया से कुछ लोग चुन लिए, मान लो कि भाई ये 20 लोग हैं, मैंने चेक भी कर लिया, देख भी लिया कि हाँ ये गरीब ही हैं, इनके परिवार में आज तक कोई नहीं पढ़ा दूर दूर तक, ठीक है, सब शराब पी के लेटे रहते हैं नालियों में इधर। तो तय कर लिया आपने कि यही वाले हैं। दूसरा ग्रुप के यहाँ सब बढ़िया ही हैं, सब पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, जितने ऐसे पीएचडी किए हुए हैं, एमडी किए हुए हैं, क्लियर? तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ज्यादा बेहतर होती है, क्लस्टर जो होती है कम बेहतर होती है। दो शब्द दिए, बस उतना ही याद रखना है। क्लस्टर तो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स के बीच में से सैंपल लेते हैं, और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में इट इज डन बाय रिसर्चर, बस इतना ही याद रखो आप। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, क्लस्टर सैंपलिंग, तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, उनमें क्लस्टर टाइप की सैंपलिंग होती है, बात समझ रहे हो? उसमें आप तय नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकती गवर्नमेंट कि आज जो है तुम जाओ और उन लोगों में छाट के बस उन उनको दवा पिलानी है, वो तो सबके घर पे खिटखिटाते हैं, नोक करते हैं, भाई आपका बच्चा है कोई, ठीक है, नहीं है, आगे निकल गया। तो वहां कैसी होती है क्लस्टर सैंपलिंग, तो इसको याद रखोगे। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं, चलो। सर अब जो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है ना कि जैसे जो नोएडा वगैरह की जो डेवलप सिटी है जिसको सोच समझ के बसाया जा रहा हो, ऐसा। हाँ ठीक है, अगर पहले से ही आप उस लाइन पे चल रहे हो, जैसे आजकल अब जैसे मान लो जेवर, हम एयरपोर्ट की बात करें, उसके आसपास का एरिया है, तो वहां आपको कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं। जो लोग रह रहे थे ऐसे रैंडम, उनकी जगह खरीद ली गई है ना, अब वहां पे वही चीजें डेवलप होंगी जो चाहती है गवर्नमेंट डेवलप करना, तो ठीक है, सही है उदाहरण शिवांगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। जो आपको आज मैंने पीडीएफ दी है 2 पेज की, जल्दी से उसको पढ़ा देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर स्टेट पे आ जाएंगे पूरी तरह से हम लोग। तो वहां मेनली थोड़ा मैथ्स वाला पोर्शन रहेगा, वो कल करेंगे हम लोग। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, जल्दी देखोगे सब पढ़ चुके हो आप, मैंने बस कुछ काम के पॉइंट्स निकाल के लिखे हैं। तो टाइप ऑफ रिसर्च, तो प्योर और फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च, ये सब पर्याय हैं। ये क्या होते हैं, जैसे आयुर्वेद है, तो उनमें मान लो पंच महाभूत के ऊपर स्टडी कर रहे हो, त्रिदोष के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो किसी भी
आप सिद्धांत को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सिद्धांत, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च, याद रखोगे। रिसर्च कह रहे हैं वही दो टाइप की होती है, एक प्योर एक अप्लाइड। अप्लाइड वाली यानी जहां पे आप कोई मेडिसिन वगैरह दे रहे हो, इंटरवेंशनल जो हो जाती है वो अप्लाइड हो जाती है, और प्योर होती है बस सिद्धांतों की बात कर रहे हो। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर वैल्यूएबल देन क्वालिटेटिव, समझ गए होगे। क्वालिटेटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं नंबर वगैरह कुछ भी उसमें है ना, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, क्वांटिटेटिव, मैं जल्दबाजी में बोल रहा हूँ तो वो वर्ड गायब हो जा रहे हैं बीच के, तो ये है क्वालिटेटिव, ठीक। तो क्वांटिटेटिव ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल जो भी कहो, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस कंसीडर्ड टू बी मोर साइंटिफिक। ये क्या है कि मान लो मुझे लगता है मैंने कोई ड्रग दी कि इसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं पेशेंट के अंदर, तो अब मैं वो कोई केस स्टडी कर दूं मान लो, है ना, मैं कोई रिसर्च करने जाऊंगा भविष्य में, मान लो आप लोग पीजी करने जाओगे, तो मान लेते हैं कि आप पीजी कर रहे हो, तो आपका गाइड आपसे पूछेगा कि सभा है, सभा से पूछेगा सभा क्या करोगे, मतलब सभा गायनी में जाती है, और सभा को ऐसा लगता है कि पुष्यानुक चूर्ण के बड़े अच्छे रिजल्ट देखे हैं मैंने किसी नई डिजीज के अंदर, अर्श और प्रदर तो हम जानते हैं, कोई नई डिजीज में यूज किया उसने देखा, तो उसका मन करेगा नहीं इसी पे काम करना है, ठीक। तो वो क्या हो गया, एम्पेरिकल रिसर्च, कि आपको पहले से कोई बिलीफ है, आपने कुछ काम किया है, तो उसी के आधार पे आप रिसर्च करने आगे जा रहे हो। एक संस्था का नाम देख पा रहे हो, CPCSEA, 1963 में इसका गठन हुआ। ये क्या है, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। एक तो आपको एनिमल्स एथिक्स कमेटी पर पढ़ाई होगी मैंने, है ना, एक इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी पढ़ाई होगी, इसी तरह ना जानवरों की एक संस्था है, मतलब ये CPCSEA। याद रखना, सवाल आया है, पीजी में आया हुआ है सवाल ये, नहीं माफ करें एमओ में, यूपीएमओ में आया था, ये सवाल आया हुआ है। CPCSEA के इनमें से कौन सी संस्था है जानवरों के साथ उनके अधिकारों से जुड़ी हुई, जो मतलब, तो ये वाली है। बाकी जानते तो होगे कि इस संस्था की हेड कौन हो सकते हैं, या कौन है इंडिया में जो जिसका ज्यादा नाम आता है इसमें, एक नेता है फेमस एनिमल राइट्स के लिए, मेनका मेनका गांधी। मेनका गांधी, है ना। हाँ तो याद रखना, तो ये संस्था का नाम है AEC, एनिमल एथिक्स कमेटी, के ना उसमें 5 से 7 मेंबर होते हैं, वो महीने में एक बार मिलते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड जो भी है मेंटेन रखते हैं 3 साल तक, कोई खास बात नहीं, रहने दो उसको आप। नेक्स्ट है टर्म EBM। EBM क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आयुर्वेद को बीच में जो काफी कुछ झेलना पड़ा, वो इसीलिए झेलना पड़ा कि एविडेंसेस नहीं थे ज्यादा, है ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो मॉडर्न मेडिसिन जो है पूरा वो EBM पे चलता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। रिसर्च आर्टिकल प्रोटोकॉल, तो इमरेट लिखा हुआ है देख लो, इसको नहीं याद हो अब देख लेना अच्छे से। इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिसर्च डेटाबेस है कुछ दुनिया में, जैसे एक आपको बताया होगा TKDL, जल्दी बोलो फुल फॉर्म। ट्रेडिशनल नॉलेज ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी। बोलो किस किसने बनाया मिलके वो, आयुष और एक और था कौन? CSIR। CSIR। CCRM और आई, नहीं CCRS और CSIR एंड आयुष। आयुष, हाँ आयुष कह लो या CCRS कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ऐसे इसी तरह कुछ और डेटाबेस हैं, तो एक है धारा, तो जान लेना धारा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स, डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदा रिसर्च आर्टिकल्स। एक है पबमेड, पबमेड जो है NCBI और NLM, इन्होंने डेवलप किया है, काफी सारा आप नेट पे देखोगे पबमेड के आर्टिकल आते हैं ज्यादातर। तो NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, NLM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, देख लेंगे फुल फॉर्म है बस। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्टिविटी इन इंडिया वाज इनिशिएटेड 1987, तो आप जानते ही हो कि प्लांट्स को मोलिकुलर लेवल पे जानना, तो वो क्या कहलाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वो याद रखना, पूछ चुका है सवाल। फादर ऑफ स्टैट कौन है, तो सर रोनाल्ड A फिशर, ये नाम याद रखोगे, सर रोनाल्ड, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटेटिव डेटा नॉन न्यूमेरिक होता है और कैटेगरिकल डाटा होता है, तो जनरली एक कैटेगरी बना दी जाती है बस, जैसे मैंने कहा कि भाई ये गोरे हैं, ये लंबे हैं, ये छोटे हैं, ऐसे करके, लेकिन उसको नाप नहीं सकते, नॉन न्यूमेरिक डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा, दो टाइप का होता है। जो डिस्क्रीट डेटा होता है वो फाइनाइट नंबर है, फिक्स नंबर है, और क्वालिटेटिव है। और कॉन्टिन्यूस डेटा इनफाइनाइट होता है ना, उसका कोई अंत नहीं होता, कि कितने लोग कितने भी हो सकते हैं। आज भारत में 97 करोड़ लोग वोटर हैं,
कल को बढ़ जाएंगे और भी ज्यादा, कोई नंबर फिक्स नहीं होता, ये नंबर बढ़ता रहता है हमेशा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस डेटा इनफाइनाइट नंबर, और डिस्क्रीट डेटा फाइनाइट नंबर क्वालिटेटिव। प्लस ये नंबर हमेशा कैसा होता है, कंप्लीट नंबर होता है, फ्रैक्शंस नहीं होते हैं। डिस्क्रीट नंबर जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। इंसान कभी ऐसे नहीं होते कि आज सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ और 2.5 लोगों की मौत हो गई, है ना, या आज 6.5 लोग इस चीज को सुनने के लिए आए थे, कभी ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होता है, हमेशा क्वालिटेटिव डेटा जो होता है कंप्लीट नंबर होता है, और कॉन्टिन्यूस डेटा जो होता है फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नंबरों की बात करें नॉर्मल 1 2 3, या फिर आप नाप रहे हो किसी चीज को, तो पॉइंट्स में नंबर हो सकता है ना, पृथ्वी को बार बार नापे जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, तो दशमलव में भी बढ़ेगी संख्या। बात समझ में आ रही है? कैटेगरिकल डेटा बात हो चुकी, ऑर्डिनल नॉमिनल, तो इसमें ग्रेड्स होती हैं बस ABC वगैरह जो हमने कहा ऑर्डिनल की। और नॉमिनल में कैन नॉट बी रैंक्ड, जैसे सेक्स हुआ, आई कलर हुआ किसी का, उस तरह की बात, ये बात हम कर चुके हैं। डेटा टेक्निक्स, तो एक है बेटा यहाँ लिखा पाई डायग्राम, और एक होता है पिक्टोग्राम। इनमें डेटा को कैसे दिखाते हैं, तो पाई डायग्राम, अभी आप इलेक्शन का आज से शुरू हो चुका, अभी मीटिंग हुई है चुनाव आयोग की, है ना, घोषित हो गए इलेक्शन। तो उसमें आप देखोगे, उसमें दिखाया जाएगा कि भाई बीजेपी का वोट शेयर जो है इतने परसेंट रहा है इस स्टेट के अंदर, इस तरह करके चार्ट बनाएंगे। या कभी क्रिकेट मैच देखते होगे तो वहां दिखाते हैं विराट कोहली ने ऑफ साइड में इतने रन बनाए, लेग साइड में इतने बनाए। ठीक है, तो वो जो होता है ना, वो होता है बेटा पाई डायग्राम। ये क्वालिटेटिव होता है, जैसे मैंने कहा कि लोगों की संख्या, ठीक है ना, तो क्वालिटेटिव होता है, अधूरा नंबर नहीं होगा, पूरे नंबर होगा पाई डायग्राम। पिक्टोग्राम, ये इमेज के साथ दिखाया जाता है, जनरली ऐसे कि मान लो हम हरियाणा में दिखाने, कि हरियाणा में जो है मान लो कि 5 करोड़ महिलाएं हैं इस बार इलेक्शन देने के लिए, तो मान लो हमने एक इमेज जो है वो 1 करोड़ की रख दी, तो 5 इमेज बनाई महिलाओं की, तो समझ में आ गया कि 5 करोड़ ये वोटर हो गए। बात समझ में आ रही है? आधी इमेज बनाई तो मतलब आधा करोड़। मैंने उदाहरण दिया यहाँ पे कि 1 लाख के लिए पूरी इमेज बना दी, आधी इमेज बनाई सिर्फ, तो मतलब आधा लाख। तो ये कहलाते हैं पिक्टोग्राम। भूल जाओ अगर, तो सिंपल है,